नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। आज का सवाल उस चुप्पी से है जो सबसे ज्यादा चुभती है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद, जहां हिंदू घर जलाए गए, हिंदू महिलाओं पर हमले हुए, मंदिरों को अपवित्र किया गया, और फिर हमने देखा कश्मीर का पहलगाम, जहां पर हिंदुओं को धर्म पूछ पूछ कर गोलियों से छलनी किया गया। अब नाम अलग, जमीन अलग, इलाका अलग, लेकिन टारगेट सिर्फ एक, हिंदू। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, चुप्पी आखिर क्यों है? कांग्रेस से लेकर तृणमूल कांग्रेस तक और तमाम सेक्युलर जमात अचानक खामोश क्यों हो जाती है जब पीड़ित हिंदू होता है? और क्या सेक्युलरिज्म अब सिलेक्टिव साइलेंस बन चुका है? एसआईटी की रिपोर्ट कहती है पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन आंखें मूंद ली गईं। स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के नेता हमले में शामिल थे, लेकिन ममता सरकार ने उल्टा बीएसएफ को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब सरकार ही जब अपराधियों की ढाल बन जाए और प्रशासन आंखें मूंद ले, तो फिर आम जनता आखिर कहां पर जाएगी? क्या भारत में अब न्याय भी मजहब के आधार पर मिलेगा कुछ राज्यों में जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं? तो आज की इस बहस में हम कुछ पेचीदा सवाल पूछेंगे। सवाल नंबर 1 है कि क्या ममता बनर्जी की भूमिका, ये जो हमले हुए मुर्शिदाबाद में, उसमें क्या थी? सवाल दिखाइए। मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी की भूमिका आखिर क्या थी? विपक्ष की चुप्पी क्या एक सहयोग है या फिर कि वोट बैंक की मजबूरी? क्या पहलगाम और मुर्शिदाबाद एक ही स्क्रिप्ट का हिस्सा है? पहलगाम से लेकर मुर्शिदाबाद तक हिंदू क्यों है निशाने पर, और क्यों आज ये सवाल उठाना जरूरी हो गया है कि क्या भारत में हिंदू होना अब कुछ लोगों के लिए कुछ राज्यों में असुरक्षित सा हो गया है? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो पैकेज देख लेते हैं जो हमारी टीम ने बनाया। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार की हिंदू विरोधी निर्ममता अपने पूरे विद्रूप रूप में सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर पहलगाम में चुन चुन कर हिंदुओं को मारा गया, तो मुर्शिदाबाद में चुन चुन कर हिंदुओं के घर, मकान और लोगों को मारने का प्रयास किया गया। इस टाइम में ये भाजपा, जब देखिए ऑपरेशन सिंदूर, वो लोग पहलगांव में वो एक्सट्रीमिस्ट का हमला रोक नहीं सके, तो तृणमूल कांग्रेस और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल वो रेस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन का रोल पालन कर रहा है। इस टाइम ऑल पार्टी डेलीगेशन जो बाहर जा रहा है, उसमें हमारा ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी खुद शामिल है। तो इस टाइम में ये अमित मालव्य और दूसरा बीजेपी लीडर जो कर रहे हैं मुर्शिदाबाद लेकर, वो पूरा एक डार्टी पॉलिटिक्स, प्रोवोकेटिव पॉलिटिक्स है। वो फिर से ये पॉइजनस पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम लोग खुलकर इसका विरोध करेंगे। एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि हिंसा का प्रकार चाहे कोई भी हो, राजनीति का प्रकार चाहे कोई भी हो, वार सिर्फ और सिर्फ हिंदू समुदाय के ऊपर है। We've seen Didi reiterating about the Walk-off Amendment Act, that she has said it in the past, she said it again, that she would not allow this to be implemented in West Bengal. She has assured the people of that district of Murshidabad that she is with them. And those rioters and those who incited the violence would not be spared. And extreme action would be taken against them. This is what the state has done, because she has continuously said that we don't want riots, we want peace. उसमें पूरा
लोकल काउंसिलर महबूब आलम, लोकल एमएलए, टीएमसी की, तृणमूल कांग्रेस की, इनकी इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से आ रही है। और ममता बनर्जी ने जो बात बताई थी कि बाहर के लोग आगे ये किए, लेकिन कमेटी का रिपोर्ट, हाईकोर्ट द्वारा निर्देशित जो कमेटी है उसका रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दिखलाता है कि ममता बनर्जी उस समय झूठ बोली थी। और इस झूठ बोलने के कारण मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने स्टेट के लोगों को, जनता को गुमराह किया है। तो एसआईटी की ये वो रिपोर्ट है आज जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, जिस रिपोर्ट ने ये बता दिया है कि पहलगाम का जो आतंकी बर्बरता वहां पर हुई हिंदुओं के खिलाफ, उसमें और मुर्शिदाबाद के दंगों में किस तरह से आपस में कनेक्शन था, किस तरह से ये कनेक्शन था, जरा उसी पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में, बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ आरपी सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए संदीप त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। साथ ही हमारे साथ अशोक शर्मा जी, नेता तृणमूल कांग्रेस के मौजूद हैं, और विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता डॉक्टर प्रवेश चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। जरा मैं शुरुआत अशोक शर्मा आप ही से करूंगी। ये क्या था एसआईटी की रिपोर्ट में जो कुछ आया है, उसके बाद जिस तरह से बगले झाँक रही है आपकी सरकार, कुछ नहीं सूझ रहा, तो अब ये कहा जा रहा है कि ध्यान भटकाया जा रहा है। मतलब एसआईटी ध्यान भटका रही है, पुलिस पर सवाल है तो ध्यान भटका रहे हैं, कोर्ट ने टिप्पणी की तो ध्यान भटका रहे हैं। ये भूमिका क्या दर्शा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज के माध्यम से एक बात कहूंगा कि कितने अफसोस की बात है कि इस समय देश में हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर एक ऐसे मुद्दे पे हर तरीके से एक दूसरे के साथ डिस्कस में लगे हुए थे। अब एक बेग जो है, एसआईटी कमेटी ने एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट किसके विरुद्ध दी है? वहां जो दंगा हुआ, जो दंगाइयों ने दंगा किया, अब उसमें आपने क्या कर दिया कि टीएमसी को इन्वॉल्व कर दिया। किसने हमारे किया? एक पार्षद को किसने? एसआईटी कमेटी ने। हाँ, ओके। एसआईटी कमेटी ने हमारे एक काउंसलर जो है, वहां के जो पार्षद है, उनको इन्वॉल्व कर दिया। अच्छा, एसआईटी किससे बनाई थी, ये भी बता दीजिए एक बार। एसआईटी किससे बनाई थी? भाई कलकत्ता हाईकोर्ट। ठीक है, मैं तो आ रहा हूँ, मुद्दे पे आ रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वहां पे जो भी कुछ हुआ था, उसकी सरकार ने कभी, क्या सरकार ने कहा कि ये सही हुआ? हमने तो कभी, हमारी सरकार ने नहीं कहा कि मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो सही हुआ। मुर्शिदाबाद में जब भी इस तरह का कोई भी, आज के पहले कभी कुछ हुआ था क्या? आज तक हिंदुस्तान में इतने दंगे हुए, कभी मुर्शिदाबाद में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक बेर जब भी पश्चिम बंगाल में इलेक्शन आता है, तो उस समय कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में एक ऐसी कहानी बनाई जाती है, जिस कहानी को जन्म देने के लिए भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये लोग मिलकर एक कहानी बनाते हैं, और बनाकर किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल को कैसे बदनाम किया जाए, उसकी एक कहानी को बनाया गया। उस समय जब हमारी पुलिस ने वहां पे जब इंक्वायरी की, जब सारी चीज की, तो हमारे पास कुछ तथ्य आए। अब क्या हुआ, अपोजिशन ने वहां पे ये इल्जाम हम पे लगा दिया कि हम मुस्लिम का समर्थन करते हैं। क्या पश्चिम बंगाल में सिर्फ मुस्लिम ही लोग रहते हैं क्या? पश्चिम बंगाल में हिंदू लोग नहीं रहते हैं? हमारी सरकार वहां पे 14 साल से है। हमारी सरकार को जब 14 साल से, क्या सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट देते हैं, हिंदू लोग वोट नहीं देते हैं? लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान कर हम लोग को उलझाने की कोशिश करती है, हमारे कार्यों के बारे में बात नहीं करती है। देखिए, एसआईटी कमेटी ने अगर जो भी रिपोर्ट दिया है, अगर उसमें कोई भी शामिल क्यों होगा, लगा रहे हो आप हर चीज में? ये इतनी बड़ी, मैं आपको रिपोर्ट दिखा रही हूँ, दिया है, ये रिपोर्ट है आपके पास या नहीं है? अगर क्यों लगा रहे हो आप हर बात पे? इसलिए अगर ऐसा हुआ है, अगर वैसा हुआ है, ये सबूत है भाई अशोक जी। अगर क्यों लगाना है? कलकत्ता हाई कोर्ट के ऊपर क्या कोर्ट नहीं है क्या मैडम? कलकत्ता हाई कोर्ट के ऊपर भी तो कोर्ट में किसने आपको रोका है? क्यों नहीं जा पा रहे? अगर आप हमारे को इन्वॉल्व करेंगे तो हम तो 100% जाएंगे ना। हम तो सत्य लाना चाहते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में, एक सेकंड अशोक जी, एक सेकंड। एक तो कलकत्ता हाई कोर्ट पे आपको विश्वास नहीं है, आपने एक बात कह दी, आप उससे ऊपर जाएंगे। दूसरा आपने कह दिया एसआईटी गलत है। ये दो बातें आप कह रहे हैं ना। मैं न्यायपालिका के अगेंस्ट में नहीं जा रहा हूं। और क्या अगर
रिपोर्ट जो है किसने दिया? एसआईटी कमेटी ने दिया। हाँ। ठीक है, रिपोर्ट उन्होंने दिया। हाँ। जो भी अगर उसमें आरोपी है, अगर तथ्य सत्य होगा तो 100% पार्टी एक्शन लेगी। लेकिन इसमें ममता बनर्जी, स्पेशली ममता बनर्जी की सरकार को या ममता बनर्जी को इन्वॉल्व जो कर रहे हैं, मैं वो जानना चाहता हूं कि एक मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, क्या अपने स्टेट में ऐसा कोई प्लान करेगी जो हिंदू के विरुद्ध कोई कार्य करे? राज्य के होम मिनिस्टर कौन है? क्या हमें हिंदू का वोट नहीं चाहिए? एक मुख्यमंत्री को हिंदू का वोट नहीं चाहिए क्या? मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आप ओके। लोग तो हमें आप- सिर्फ हिंदू मुसलमान में क्यों उलझाना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, आरपी सिंह जी, आप लोग हिंदू मुसलमान में क्यों उलझाना चाहते हैं? अगर धर्म पूछ पूछ कर पहलगाम में हिंदुओं की बर्बरता से हत्या की गई तो आपको हिंदू नहीं बोलना चाहिए था? आपको पश्चिम बंगाल में अगर लगातार एक पैटर्न बन गया है हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का, तो हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे कुछ मैडम, राजनीतिक पहलगांव दलों की में पॉलिटिक्स पहलगांव पर का पानी जवाब फिरता किसको है। देना चाहिए? नहीं, पहलगांव का जवाब कौन हिंदू देगा? शब्द से बहुत ज्यादा आपत्ति होनी चाहिए, कहने का मैंने मतलब ये। आपको क्या आरपी सिंह बोला? जी जवाब देंगे पहलगांव- अब। पहलगांव में जो प्रॉब्लम हुआ आरपी उसका सिंह जवाब जी कौन जवाब देगा? दे रहे हैं। 113 घरों को आग लगी, ये रिपोर्ट के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, ये रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास भी है। उसमें 113 घरों पे आग लगी। एक भी घर मुसलमान का नहीं, सब हिंदुओं के हैं। मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रही है। आपको रिपोर्ट के टाइमिंग पे दिक्कत है कि रिपोर्ट का टाइमिंग ऐसा क्यों, ये तो आपको कोर्ट से पूछना चाहिए रिपोर्ट का टाइमिंग ऐसा क्यों है, पहली बात। दूसरा, आपको कोर्ट पे विश्वास नहीं है, एसआईटी कोर्ट ने बनाई। अगर आपको दिक्कत थी तो सुप्रीम कोर्ट जाकर आप वो एसआईटी क्वैश कराते, कहते हाईकोर्ट का ऑर्डर गलत है, हाईकोर्ट का ऑर्डर क्वैश करा देते, बोले हमारी जांच चल रही है। कोर्ट ने यह भी बताया कि 300 मीटर की दूरी पर थी पुलिस थाना, 300 मीटर की दूरी पर पुलिस थाना था, तो वहाँ पे चिंता नहीं की। दो भाई, मतलब दो लोग थे, बाप बेटा, हरगोविंद दास और चंदन दास। ममता बनर्जी तो सबकी लीडर है ना, एक बार उनके घर चले जाती। जो आपको पहलगांव टोका नहीं, में अशोक शहीद जी, हुए उनके लीडर कौन थे? अशोक जी टोका नहीं, मैं आपको बीच में टोक सकता था, अच्छी मेरे बात है। सवाल का जवाब आप मैंने ममता आपकी बनर्जी का नाम मेरे पहले स्पेशली मेरे क्यों ले सवालों रहे का हैं? जवाब दे दीजिए ना। दंगाइयों ने वहां पे दंगाइयों ने किया, ममता बनर्जी ने इसमें क्यों? मैं अभी कोई उत्तर दे रहा हूँ, भाई, आ कौन थे? रहा उसी हूँ, पर तो सवाल हो रहा है, वही मैं तो आ रहा हूँ पूछ रहे हैं वो। अरे उसी पे मुझे आ भी रहा तो हूँ। यही अरे समझ हाँ हाँ, में है ममता बनर्जी का क्या कि काम है बता रहा हूँ। 26 आदमी मरे अरे थे। मैं बता रहा हूँ 26 ममता आदमी जो बनर्जी का क्या रोल था, मरे, सुनिए एक बार। उनके जवाब हो गया, कौन देंगे? अरे सुनिए ना, प्रधानमंत्री ममता नरेंद्र बनर्जी मोदी ने क्या कहा, देंगे। सुन लीजिए एक बार। अब आपने मैंने बोला, आपको क्या बोला? आप हमारे पहलगांव का जवाब को तो आप दे नहीं पा रहे अरे हो ममता कि बनर्जी प्रधानमंत्री का जवाब क्या देना। रोल था वो बता रहा हूँ आपको, सुन तो लीजिए। अशोक जी बीच में मत बोलिए, आपके बीच में भी वो नहीं बोले, अब आप उनको कंप्लीट सुन लीजिए जरा। ममता बनर्जी राज्य की होम मिनिस्टर हैं, और ममता बनर्जी क्या कहती हैं, भड़काती हैं वहां पर। मैं तो आरोप लगा रहा हूं, ममता बनर्जी भड़काती है कि मैं किसी कीमत पे वक्फ को अपने बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी। अरे उनका तो इसमें अरे एक दोस्त, ये कौन सी बात हुई? अगर वक्फ बोर्ड हम नहीं चाहते हैं नहीं, हमारे आपके बंगाल चाहने में, की बात तो नहीं इसके है, लिए क्या हमें वो पार्लियामेंट का कानून है, आपके चाहने की बात नहीं है, आपके चाहने और ना चाहने की बात नहीं है। रुकिए 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 एक मिनट, रुकिए रुकिए, यही नहीं, रुकिए नहीं। आपके एक सांसद कहते हैं हम आंखें निकाल लेंगे, आंखें, आपके सांसद कहते हैं, आपकी पार्टी के सांसद कहते हैं। अरे सुनिए एक मिनट सुनिए, एक और सांसद कहते हैं, एक सॉरी मंत्री, राज्य के मंत्री कहते हैं आपके, कि हम कलकत्ता बंद कर देंगे, देखेंगे कलकत्ते से कौन आता जाता है जब तक वक्फ वापस नहीं होगा। और वहां आपके पर यूपी में अरे जो रुकिए ना एक मिनट, टोका आपको यूपी मैंने में एक जो बार बाबा जो है, कितनी चुपती है। शीशा देखो, शीशा देख लो, शीशा देखो। तो जब वहां पर लगातार कत्लेआम हो रहा था तो वहां की पुलिस मुंह मोड़कर बैठी थी, 300 मीटर की दूरी पर मुंह मोड़कर बैठी थी पुलिस वहां की। अगर होता तो एक्शन लेती। ममता बनर्जी से के बस का ये नहीं हुआ कि वो जो दो लोग पिता और बेटा की हत्या हुई, उनके घर जाने का समय नहीं था ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी को उनके घर जाने का समय नहीं था। रुकिए 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 रुकिए, रिपोर्ट की पूरी कथा सुन नरसंहार हुआ, सुनिए सुनिए। एक सेकंड, क्या 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 पहलगांव में नरसंहार क्या बोल रहे हो? इतना बड़ा 26 लोगों हाँ, का जो हाँ, नरसंहार हुआ, हाँ, जो 4 लोग आकर हाँ, आधे घंटे वहां पे हाँ, नरसंहार किए, इसकी बोलो। दायित्व किसके ऊपर थी? किसके ऊपर दायित्व थी? आतंकवादियों पर, आतंकवादियों पर, पाकिस्तान पर, जिसके ऊपर हमने धावा बोला और उसके घर में घुसकर मारा, उस पर और किस पर? ये भी नहीं पता आपको? ये नहीं पता क्या अशोक शर्मा जी? अरे आपको ये नहीं पता किसने हमला किया था? आपको क्या लग रहा है किसने हमला किया पूरे था? हिंदुस्तान के मुसलमान आपके साथ है, क्यों नहीं आपने पीओ को लिया? क्यों नहीं आपको जो है पाकिस्तान को पूरी तरीके से ये किया, नस्ल नाबूद किया? सीज फायर क्यों किया आपने?
आप तो चले गए, ट्रम्प के गोद में बैठ गए। अशोक शर्मा जी एक सेकंड सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट इनको म्यूट कीजिए। नॉन स्टॉप नहीं बोल सकते ना आप, पूरे शो में नॉन स्टॉप नहीं बोलेंगे अशोक शर्मा जी। लेकिन दूसरी बात यह कि मुसलमानों का ठेका सिर्फ आपने नहीं ले रखा, पूरे देश के मुसलमान किसके साथ है ये आप यहां पर सर्टिफिकेट नहीं देने के लिए बैठे हैं। पूरे देश के मुसलमान भारत के साथ हैं, ठीक है? तो इसलिए वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण के चक्कर में ठेकेदार मत बनिए मुसलमानों के, और ये सर्टिफिकेट मत दीजिए। वो किसके साथ है किसके साथ नहीं है, वो देश के साथ हैं, लेकिन आप किसके साथ हैं ये आप तय करिए। संदीप त्रिपाठी जी एक सेकंड सर, एक पार्ट जोड़ दो। रिपोर्ट का एक हिस्सा जो है इन्होंने टोक दिया मेरे को। इनके सांसदों ने, इनके विधायकों ने, इनके बाकी लोगों ने मजबूर किया लोगों को कि आप वापस चलो। उनकी फोटो खिंचवाई, नकली फोटो सर्कुलेट करी, ये भी रिपोर्ट का हिस्सा है। ठीक है, आपकी जानकारी। तो आपने तो अति करी, आपने तो पूरी सिर्फ इसलिए हमारे कहा कि पास वहाँ पे आपको, फुटेज अरे है, एक मिनट सर। रुको अशोक, अरे रुको एक मिनट अशोक शर्मा, एक मिनट रुको। और दूसरी बात, अरे झगड़ा था आपका वक्फ के साथ, झगड़ा वक्फ के साथ था, झगड़ा था कि हम वक्फ लागू नहीं होने देंगे। आपने हिंदुओं के घरों को क्यों जलाया? आपने वहां की प्रॉपर्टी क्यों नुकसान करी? आपको अगर वक्फ के खिलाफ गुस्सा था तो आप सरकार के खिलाफ करते, आप ममता बनर्जी के खिलाफ करते, आप केंद्र सरकार के खिलाफ करते। आपने वहां पर सिर्फ हिंदुओं के घरों को क्यों जलवाया? क्योंकि आपको मुसलमानों के वोट चाहिए, आपको मुसलमानों को खुश करना था कि देखो हम आपके साथ हैं। मुसलमान करते करते इतना बड़ा जो है आज की डेट में पहलगाम में भी जो हुआ, वो क्या तृणमूल कांग्रेस पार्टी थी क्या वहां पे? वहां पर जो थे उनको घर जाकर ठोकर आए। तुम्हारे जो भाई थे ना, तो तुम्हारे भाई रिश्तेदार थे, उनको घर जाकर ठोकर आए। वहां पर हमारे भाई रिश्तेदार थे, उनके, तुम्हारे जो भाई रिश्तेदार थे उनको घर ठोकर आए। ध्यान रखना चाहिए। पाकिस्तान से सीज फायर इसलिए किया ना, आप जाके गोद में बैठ सीज जाते हो, फायर नवाज नहीं किया, शरीफ के सुन जाके लीजिए, बिरयानी खाते हो। सुन लो भैया, नवाज सुनो शरीफ के भाई और जाके भी बिरयानी गेस्ट है, हम रुकिए। खाते हैं। अशोक शर्मा जी एक मिनट, आरपी सिंह जी हो गया। 11 एयरबेस उड़ा दिए उनके, 11 एयरबेस उड़ा दिए उनके 9 पहली बात आतंकी ये, अड्डे उड़ा दिए। ओके उनको पानी के लिए मुताज कर रहे हैं आज। ठीक है, आप ठीक है। नवाज शरीफ के घर में जाके अशोक बिरयानी शर्मा खाते हैं। जी, अशोक शर्मा जी बहुत ही पोलाइटली मैं आपको बता दूं कि ये बंगाल नहीं है, ये टीवी डिबेट चल रही है। पता नहीं और बंगाल में मैं नहीं बैठी हूँ, मैं दिल्ली में बैठी हूँ, इसलिए ये हावी होकर के पूरे शो को डिरेल करना, पूरे शो में हावी होकर के बाकी के प्रवक्ताओं को ना बोलने देना, ये बंगाल में शायद चल सकता है जब तक ममता बनर्जी की सरकार है और आपकी सरकार है, लेकिन अभी तो फिलहाल दिल्ली में नहीं चल पाएगा। देखिए, इसलिए कृपा करके शांति बदमा रख, एक मिनट शांति रखिए, ठीक है, बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए और अपनी बारी का इंतजार कीजिए सभी लोग। अभी मैं आराम से कह रही हूँ, फिर मैं म्यूट करूंगी तो फिर बुरा लग जाता है सबको कि हमारी आवाज को दबा दिया गया। अभी मैं बोल करके आपको बोल रही हूँ, जो जिसके बीच में बोलेगा उसको म्यूट किया जाएगा। संदीप त्रिपाठी जी, अभी तक कांग्रेस की तरफ से क्या इस एसआईटी रिपोर्ट पर एक बयान आया? क्या तृणमूल कांग्रेस के पार्षद का नाम किसी भी आपकी पार्टी के प्रवक्ता, नेता, अधिकारी किसी की तरफ से आया क्या सामने? क्या ऐसी मजबूरी है कि अगर एक धर्म के खिलाफ कुछ बात होती है तो सबको आप कटघरे में खड़ा कर देते हैं, लेकिन जब बात हिंदू की होती है तो इसी तरह की चुप्पी हो जाती है? संदीप त्रिपाठी। रीमा जी, पहली बात तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि कांग्रेस की राजनीति धर्म और जो है जात के आधार पर नहीं होती। और हम तो वो लोग हैं, आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है, हमने आतंक में जो है अपना एक प्रधानमंत्री खोया है, अपना एक नेता खोया है, तो उनको श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात करूं। बड़ी विडंबना ये है कि आज देश को सिर्फ एक ढांचे में डाला जा रहा है, हिंदू और मुस्लिम। अब अभी बात आई, हम पहलगाम की बात आई, मुर्शिदाबाद की घटना का हमने भी कंडेम किया। हमारे नेता जो है सदन रहे अधीर रंजन चौधरी जी गए, कांग्रेस का डेलीगेशन गया, और जो है बंगाल की राजनीति रक्त रंजित रही है। पहली बात तो ये कोई नई बात नहीं, पहली चीज ये जो है वाम दल के समय में भी रहा और आज भी ये होता है, वो चाहे भाजपा करे या जो है अन्य कोई दल कर रहे हो, ये वहां की राजनीति रक्त रंजित रही है। ये पहली भाजपा की सरकार नहीं है पश्चिम बंगाल में संदीप जी, भाजपा कैसे करेगी? जिसकी सरकार होगी उससे सवाल नहीं पूछेंगे आप? नहीं, बिल्कुल पूछेंगे। हमने कहा, आप जब इतना खुल के कह रहे हैं, इससे ज्यादा हमने तो आपके ही चैनल पर कहा था कि अगर जो है वहां पर इतना गलत हुआ है तो हमारी केंद्र की सरकार क्या कर रही है, उसके पास अधिकार है, वो जो है
तो बेसिकली मामला ममता बनर्जी और केंद्र की सरकार के बीच का है, आप लोग कहीं फ्रेम में हो ही नहीं, तो आपसे क्या सवाल पूछूं मैं? अगर कांग्रेस पार्टी अपना वजूद ही खो चुकी है इस मामले पर, वो कह रही है मैं तो कहीं हूं ही नहीं, मुझसे बात करना ही बेकार है, तो आपसे पूछूं सवाल, ये क्या करना है? रीमा जी जब बोलने नहीं देंगे तो बात तो वही है जो आप जो कह लीजिए, सब वही सही है। अब हम ये कह रहे हैं कि हमने आपके चैनल पर कहा कि अगर वहां गलत हुआ तो राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए भाई। सिर्फ आरोप की राजनीति करके हिंदू मुस्लिम करिएगा क्या? पहली चीज। दूसरी चीज और तीसरी चीज, एक बात आप समझिए, भारत की राजनीति का इतिहास का एक सच ये है कि जहां भी दंगा होता है भारत में कहीं भी, तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचता है। ये तीसरी चीज, ये फैक्ट है। अब आते हैं मुद्दे की बात। तो आपका कहना है कि अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने वाली है, आप ये कह रहे हो? नहीं, हम ये नहीं कह रहे। आपने कहा ना फायदा बीजेपी को पहुंचता है, तो इसका मतलब चुनाव में हार रही है ममता बनर्जी, बीजेपी आ रही है क्या? रीमा जी क्या कहां और क्या मतलब हुआ फायदे का? फायदा तो यही हो सकता है ना राजनीति में कि सरकार बन जाएगी, यही फायदा होगा ना। हीरो थे, आगे सेकंड नंबर। अरे जो बोलते हैं उसको थोड़ा डिफाइन तो किया कीजिए संदीप त्रिपाठी जी। फायदा बीजेपी को पहुंचता है जब कहीं पर भी दंगे होते हैं, आपने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया, तो क्या होने वाला है बीजेपी को फायदा और क्या हुआ अभी तक? पहलगाम में क्या फायदा हुआ और यहाँ पर क्या फायदा हुआ, मुझे बता दीजिए जरा। नहीं, पहली बात तो पहलगाम दंगा नहीं है, पहलगाम आतंकी घटना है और उसकी जितनी निंदा। मैं तो राहुल गांधी का बयान पढ़ रही थी। हम सेना के राहुल गांधी तो क्या क्या कह रहे हैं पहलगाम के बारे में, थोड़ा सा आप भी देख लेते हैं आपके नेता क्या बोल रहे हैं पहलगाम को लेकर। वो तो उस पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। पाकिस्तान भैया, हम आपके आतंकी ठिकाने पर हमला करेंगे, सेना वाले पर नहीं करेंगे। ये विदेश मंत्री का बयान है, शर्मा नहीं चाहिए। बयान अगर कोई डिफेंड ये विदेश मंत्री का बयान नहीं है, ये राहुल गांधी का बयान है। बिल्कुल, ये संदीप त्रिपाठी का बयान है, विदेश मंत्री का बयान नहीं है। ये आपकी मनगढ़ंत कपोल कल्पना है। अरे आपकी कल्पना है तो बयान चला दीजिए, बयान चला दीजिए भाई। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखो को फारसी क्या। अब मुद्दे की बात सुनिए। बहराइच में दंगा हुआ, संस्कृत क्यों नहीं आती, फारसी क्यों आती दिमाग में तुम्हारे? देखिए फिर ये बीच में बोल रहे हैं, फिर बीच में बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बीच में बोलेगा। आप क्यों उनको डिफेंड करने के लिए उठ रहे हैं? मैं हूं ना यहाँ पर बैठ करके, आप क्यों अशोक शर्मा जी हर चीज में कूदते हैं आपको? चुप करा दिया ना, मतलब संदीप त्रिपाठी के डिफेंड करने के लिए भी आप ही को बोलना है, अपनी बारी में भी आप ही को बोलना है। मैडम सच, रुकिए एक मिनट। रीमा जी बहराइच में दंगा हुआ, भारतीय जनता पार्टी का विधायक निकल कर आया और उसने कहा कि ये दंगा भारतीय जनता मुर्शिदाबाद पर आइए, वापस लौट कर आइए संदीप त्रिपाठी जी, बंगाल पर आइए, बंगाल पर आइए, बंगाल की एसआईटी रिपोर्ट पर चर्चा है। बंगाल पर आइए, वापस लौट कर। चलिए बंगाल की बात करें। 231 लोग गिरफ्तार हुए, 231 लोग मेरी जानकारी में है, उस दंगे के 231 लोग गिरफ्तार हुए। ये बताइए बहराइच में क्या हुआ? जिसके ऊपर दंगे का आरोप था उसको 10 लाख रुपए आप दे रहे हो। ये अंतर है, ये अंतर होता है दूसरी सरकारों में। ये दंगाई लोग जिनकी राजनीति हिंदू मुस्लिम दंगे पर आधारित हो, वो दंगे पर आकर प्रवचन दे तो उसी तरीके से है जब कोई व्यभिचारी जो है बलात्कार पर आकर जो है बताए कि बलात्कार जो है पाप होता है, कर रहा है बलात्कार और आकर प्रवचन दे लोगों को बलात्कार से जो है ये गंदा काम है। कम से कम एग्जाम्पल अच्छा देना चाहिए, कम से कम और कुछ नहीं आता तो एग्जाम्पल कोई अच्छा ढूंढ करके लाते और अच्छा एग्जाम्पल देते आप तो ठीक रहता। मोदी जी, रासाराम बापू का चेला कौन? मोदी जी। चिन्मयानंद जो हमारे संदीप त्रिपाठी, ये मैंने आपको यहाँ पर ये फालतू की बातें करने के लिए डिबेट में नहीं बुलाया है, ये फालतू बातें करने के लिए नहीं बुलाया है डिबेट में। मैंने आपको सोचा था कि संदीप त्रिपाठी एक कांग्रेस पार्टी के नेता आते हैं, प्रवक्ता हैं, तो कुछ अच्छी बात करेंगे। ये फालतू की आप कुछ भी बोलेंगे आकर के और मैं आपको फुटेज दूंगी, ये तो हो नहीं पाएगा। संदीप त्रिपाठी जी थोड़ा रिसर्च करके मुद्दे पर आते हैं, जैसे आरपी सिंह ने यहाँ पर पूरी रिपोर्ट दिखाई, रिपोर्ट के पॉइंट्स बताए। अगर आप रिपोर्ट के पॉइंट्स पर बात करते हैं तो मैं आपको अब और आगे बोलने का मौका देती है। अब क्या करना है बताइए, रमेश चौधरी जी को लेकर आइए। 10 सेकेंड। रीमा जी बिल्कुल वो रिपोर्ट लेकर बैठे हैं, लेकिन दूसरे की अपनी रिपोर्ट ये लेकर क्यों नहीं बैठते? मैं कह रहा हूँ बहराइच के एसआईटी की रिपोर्ट कहाँ है? इसके पहले का दंगा है वो। संभल की रिपोर्ट कहाँ है? इसके पहले का दंगा है। तो बात यह है कि आपको दूसरे पर सवाल खड़ा करना है। अभी आईना की बात कर रहे थे ना, अब आरपी जी आईना देखिए बहराइच वाला, जो आईना देखिए संभल वाला, और दिल्ली
वाला दंगा देखे जहाँ पर गृह मंत्री की जिम्मेदारी थी, दिल्ली में दंगा हुआ, सरकार बना दी। प्रवेश चौधरी जी, ये क्या क्या, हुआ? कितने लोग मुझे जेल गए? एक सेकंड रुकिए, अब हो गया। प्रवेश चौधरी जी, ये मुझे एक पूरा जो माइंडसेट है ना, वो कुछ समझ में आ रहा है। पहलगाम में जब बात हुई धर्म की, कि धर्म पूछकर मारा, जो कि खुद जो लोग जिनके घर के लोग शहीद हुए उन्होंने बात की, तब भी कुछ ऐसे ही चेहरे डिबेट में दिखाई दे रहे थे जो कह रहे थे धर्म पर बात ही क्यों हो रही है, धर्म का नाम क्यों लिया जा रहा है। आज भी कुछ ऐसा ही मुझे यहाँ, एक सेकेंड, आज भी कुछ ऐसा ही माहौल मुझे यहाँ भी दिख रहा है कि बात अगर मुर्शिदाबाद के हिंदुओं पर होगी संदीप त्रिपाठी, तो बात नहीं करनी है, आपको संभल पहुंचना है, बहराइच पहुंचना है, दुनिया के हर हिस्से में पहुंचना है, लेकिन आपको इस पर बात नहीं करनी। प्रवेश चौधरी जी, क्या है ये माइंडसेट? एक सेकेंड, आप बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, म्यूट होगा। देखिए, कांग्रेस की राजनीति मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति आज से नहीं थी। उसके बीज 1916 में लखनऊ अधिवेशन में उसके बीज बो दिए गए थे, और उसी का परिणाम था कि 47 में जाकर के भारत का 2 हिस्सों में उसका विभाजन हो गया। तो मुसलमानों के तुष्टीकरण की राजनीति, मुसलमानों की ठेकेदारी करने की राजनीति, ये कांग्रेस की राजनीति है। मैं रीमा जी इतनी बात कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में जो भी हो रहा है वो सरकार के संरक्षण में हो रहा है, सरकार के संरक्षण में हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। ये जो अभी रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट बता रही है कि लोकल लोगों ने पुलिस को फोन किया पर पुलिस को रिस्पॉन्स नहीं कर रही। ये रिपोर्ट बता रही है कि वहां पर मोहम्मद जो आलम है वो वहां है, वो पूर्व अध्यक्ष पार्षद है, वो वहां है। यह भी बताने को आया कि एक अमीरुल इस्लाम जाफराबाद के गांव में शमशेरगंज और बेला बोना गांव के अंदर वो जाता है, देखता है कि वहां घर अभी सुरक्षित है, आग लगी, वो तुरंत आता है, थोड़ी देर बाद जाता है और उनको जलवाता है लोगों के साथ। आप सोचिए, और उस सारे बीच में 300-400 मीटर की दूरी में पुलिस है और पुलिस कार्रवाई नहीं करती। टीएमसी का विधायक, टीएमसी का पार्षद वहां पर खड़े हैं। इसका अर्थ यह है कि यह पूरा का पूरा कार्य हिंदुओं का दमन करने और मुसलमानों को यह बताने के लिए किया है कि तुम चिंता ना करो, हम आपके साथ हैं। हिंदुओं को ये डराने के, हिंदू समाज भाजपा के साथ ना खड़ा हो, हिंदू समाज संघ के साथ ना खड़ा हो, इसके लिए उसके मन में डर पैदा करने के लिए ये काम किया गया टीएमसी के द्वारा। ये रिपोर्ट तो यही बताती है। और रिपोर्ट क्या, आम जो लोग वहां जाकर के रिपोर्टर्स भी गए, उनकी रिपोर्ट्स भी अगर आप देखेंगे तो वह भी स्पष्टता यही बता रहा है, यही बात कह रहा है कि आप देखिए, अरे हर एक पूजा के लिए रीमा जी हमको कोर्ट में जाना पड़ता है, हमको प्रदर्शन करना पड़ता है, हम लड़कर के पूजा का अधिकार लेते हैं बंगाल में, और वह जहां मर्जी नमाज पढ़ लेते, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अर्थ सरासर ये है कि दारुल इस्लाम वालों ने, दारुल इस्लाम की जो भावना से चलने वाले लोग हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल की ठीक है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं आती हूँ आपके पास, आप फ्रीज हो गए, मैं दोबारा से आती हूँ, कनेक्शन जोड़ करके एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। असम का चाय बहुत फेमस है, सबको पता है। चाय बहुत आगे जाएगी, विश्व में नंबर 1 में रहेगी। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। तो ये जो बात प्रवेश चौधरी जी ने कही है, जल्दी से इस पर जवाब दीजिए अशोक शर्मा जी, क्योंकि ये जो 3 बातें हैं ना, देखिए रीमा जी, यही बात वो अपने शब्दों में कह रहे हैं। ये 3 बातें सारी चीजें बयां कर देती हैं कि शुक्रवार को यानी जुमे की नमाज के बाद 2:30 बजे असली अटैक हुआ। अटैक में जो कि उसको निर्देशित किया लोकल काउंसलर तृणमूल कांग्रेस के महमूद आलम, और लोकल पुलिस पूरी तरीके से इनएक्टिव और एब्सेंट रही, यानी कि कॉल किया जाता रहा लोकल पुलिस को लेकिन वो नदारद रही। ये 3 बातें पूरी की पूरी कथा पटकथा बता देती हैं। अब बोलिए। ये रिपोर्ट एसआईटी ने दिया, ये हाँ? तो मानते हैं ना आप? हाँ। ये रिपोर्ट किसने दिया? एसआईटी ने दिया, जिसको हाईकोर्ट ने बोला उसने दिया। राइट। हाँ। अब हमारी जो पुलिस, जिस समय वहां दंगा हुआ था,
तो हमारी पुलिस ने जब वहां पे दंगा होने के बाद जब इंक्वायरी की थी, तो हमारी पुलिस जो इंक्वायरी की वो झूठ है क्या? हमारी पुलिस ने जो तथ्य निकाले वो झूठ थे क्या? हम लोगों ने वहां पर बिल्कुल झूठ है। आपकी सरकार झूठी है, आप बेईमान लोग हैं। इनको बोलिए बीच में, आपकी सरकार झूठ, कुछ नहीं बोला। देखिए आप आतंकी लोगों के साथ खड़े हैं, आप दारुल इस्लाम के विचार को मानने वाले लोगों के साथ खड़े हैं, आप डकैतों के साथ खड़े हैं। आपकी यही पहचान है, आपकी यही पहचान है। आपको शर्म नहीं आ रही? 113 से ज्यादा घरों को आजाद हुआ था ना, तो हिंदू मुस्लिम ठीक भाई थे, आपने सबको बांट दिया। आपने पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों को बांट दिया है, आपको पता नहीं। आज ये जो भी कुछ हो रहा है ये इनके वजह से हो रहा है। इन लोगों ने आके वक्फ बोर्ड कानून को लाया, इन्होंने संविधान को बदला और पूरे हिंदू मुसलमान को लड़वा दिया। इन लोगों के वजह से हिंदुस्तान में आने वाले समय में अशांति रहेगी। ये बात ही नहीं सुनेंगे हमारी, हम अगर बात करना चाहेंगे सुनेंगे नहीं। अब आप कुछ सुन रहे हैं भाई, सुन रहे हैं। आप ही की बात सुनी जा रही है। बोलिए अब, एक सेकंड प्रवेश जी, मेरे बीच में। हाँ बोलिए अशोक शर्मा, बोलिए। चुप हो गए, अब बोलिए। आप हमें ये बताइए कि हमारी पुलिस ने जब वहां पे इंक्वायरी की थी, तो हमारी पुलिस ने वहां 2 आदमी को पकड़ा, मदन कुंडू और सागर दास को, बम के साथ, जो आदमी जो है बिहार का था। दूसरा, हम लोग ने 2 लड़के को पकड़ा हमारी पुलिस ने, जो मुसलमान के कपड़े पहन के मुर्शिदाबाद में घूम रहे थे। ये हमारी पुलिस ने पकड़ा था। आप ये बताइए कि हमारी पुलिस ने जब सारी छानबीन की, हमने जो तथ्य रखा है उसके भी तथ्यों को हम सामने लाएंगे। लेकिन अभी जो एसआईटी ने रिपोर्ट दिया है, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी अगर इसमें शामिल है तो हमारी नेत्री 100% उस पर एक्शन लेगी। अब आप मुझे आरपी सिंह जी ने जो आपसे एक सवाल पूछा, लौट कर मैं उसी सवाल पर आ रही हूँ। एक बेसिक सवाल उन्होंने पूछा था कि ममता बनर्जी कितनी बार पीड़ितों से मिलने के लिए मुर्शिदाबाद गई, उसका जवाब दे दीजिए, फिर आरपी सिंह जी के पास आऊं। देखिए, सबसे पहले ममता बनर्जी क्या मुर्शिदाबाद नहीं गई? मैं तो पूछ रही हूँ कितनी बार गई और कितने दुख बांटे उन्होंने, मैंने पूछा ना भी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, पहलगाम में प्रधानमंत्री मोदी फिर वही पहलगाम आ गए आप भाई। पहलगाम अभी आपने खुद माना, और आपके मानने न मानने से फर्क नहीं पड़ता। वो एक आतंकवादी हमला था। आप लोग की प्रॉब्लम क्या है? क्या आप लोग किसी भी कीमत पे क्या मुर्शिदाबाद एक आतंकवादी दंगा था? आप ये मान रहे हैं? आप बना सकते हो? ये मैं पूछ रही हूँ आपसे, पहलगाम से कैसे आप बात कर रहे हो कि प्रधानमंत्री नहीं गए वहां पर? आप आतंकवादी हमले के साथ मुर्शिदाबाद दंगों को जोड़ रहे हैं, इसका मतलब? मुर्शिदाबाद में भारतीय जनता पार्टी ने प्लान करके ये दंगा करवाया। मुर्शिदाबाद का पहलगाम का कनेक्शन भाई आपकी टीवी पर चल रहा है, मुर्शिदाबाद का पहलगाम का कनेक्शन जोड़ तो आपने दिया। संदीप त्रिपाठी जी, थोड़ा सा ना यहाँ से इस्तेमाल कर लिया कीजिए। कनेक्शन का मतलब है कि धर्म पूछ कर मारा गया, ये भी आपको समझ नहीं आ रहा मैडम? ये भी नहीं समझ आ रहा आपको, ये भी समझाना पड़ेगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान करके जो राजनीति कर रही है वो गलत कर रही है। आरपी सिंह जी का सवाल पूछा आपसे, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि ममता बनर्जी कितनी बार पीड़ितों से मिलने के लिए गई वहां पर और कितना दुख बांटा, अब ये बताइए बस। मैं आरपी सिंह जी से सवाल पूछ रहा हूँ कि पहलगाम में आपके पास जवाब नहीं है? मतलब जवाब नहीं है क्यों? आरपी सिंह जी को पता नहीं कि हमारी नेत्री गई थी वहां पे? गोविंद दास और चंदन दास जी के घर जाना हो पाया नहीं हो पाया? मैं नाम लेकर पूछ रहा हूं। सर, नहीं सर, मुझे ये बताइए जोड़कर नाम लेकर पूछ रहा हूं। पहलगाम में प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? अरे जो पूछा जाए ना, आपने कहा ना ममता जी गई। अच्छा, प्रधानमंत्री जी पहलगाम नहीं गए। अच्छा चलिए, सुनिए ना, अरे सुनिए बपू जी, सुनिए, अरे सुनिए ना, सुनिए, मैं मान लेता हूँ। आपने तो कहा दीदी गई ना, दीदी गई, मुर्शिदाबाद गई। हरगोविंद दास और चंदन दास एक ही परिवार के 2 लोगों की हत्या वहां पर नाम पूछकर की गई। उनके घर जाना हुआ दीदी का? हाईजैक करते हो। उनका जाना हुआ दीदी का नहीं हुआ? मत ऐसा करो, मैं पूछ रहा हूँ दीदी का जाना हुआ या नहीं हुआ? हमारे पे कमेंट्स बात कर रहे हो। मैं मेरे चश्मे को पकड़ूं उसमें आप कमेंट क्यों कर रहे हो? अरे सर, तो आपके बारे में कुछ नहीं बोला। आपको दिख नहीं रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ। चश्मे पे क्यों आ रहे हो सर? मैं जो पूछ रहा हूँ मूल बात। अच्छा भाई, ये बात छोड़ो, गलती हो गई। चलो ये बताओ, दीदी हरगोविंद दास और चंदन दास के घर गई नहीं गई? अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया, हरगोविंद दास और चंदन दास के घर जाना हुआ नहीं हुआ? कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बता रहे हैं, उससे आपको क्या मतलब है? आप तृणमूल कांग्रेस सरकार के प्रवक्ता है भाई। अशोक शर्मा, आपको क्या डिफेंड करने के लिए संदीप त्रिपाठी की जरूरत है?
फिर आप अपने हमारी आप बात को खुद डिफेंड नहीं कर पाओगे। अभी थोड़ी इनका देर पहले एकमात्र जब विधायक भी सिर्फ- टीएमसी तोड़ कर लेगी Actually कि क्या उनको है? उनसे डिफेंड करने की बात कर रहे हो। आप लोग अरे, किसी भी तरीके उनका से हम लोग की बात एकमात्र सुनोगे विधायक ही था नहीं। वहां पर आप हिंदू सागर टीवी मुसलमान से, करके देश को उसको बांट भी दो। ममता बनर्जी ठीक तोड़ है? कर लेगी अपनी पार्टी के अंदर। तो छोड़ दीजिए इस बात को। मैं जो पूछ रहा हूँ, हरगोबिंद दास और चंदन दास के यहाँ जाना हुआ नहीं हुआ ममता बनर्जी या टीएमसी के किसी नेता का। मैं दूसरा नाम, मैं सुन लीजिए अब मैं सुन लो जी। महबूब आलम के घर गई थी दीदी, महबूब आलम के घर गई थी दीदी, जो सारे कत्लेआम के पीछे है, उसके घर क्यों गई थी? महबूब आलम के घर क्यों गई थी? हरगोबिंद दास के घर क्यों नहीं गई? पहलगाम में प्रधानमंत्री नहीं गए, उसके बारे में नहीं बोल रहे होगी ना बात, पकड़े गए। महबूब आलम जो कि सारे कांड का दोषी है, मुख्य आरोपी है, जिसने वहां पर दंगा कराया, ये एसआईटी की रिपोर्ट बताती है। क्या दीदी उसके घर गई नहीं गई, ये बता दीजिए आप। क्या दीदी महबूब आलम के घर गई नहीं गई, ये बता दीजिए एक बार। सेना लड़ाई कर रही थी। क्या दीदी महबूब आलम के घर गई नहीं गई? हरगोबिंद दास और चंदन दास के घर तो नहीं गई। हिंदू मुसलमान करके पश्चिम बंगाल को बांट नहीं सकते। अरे हम नहीं बांट रहे, आप बांट रहे हो। देखिए, ले देकर एक ही सेंटेंस संदीप त्रिपाठी जी को भी आता है और एक ही सेंटेंस अशोक शर्मा जी आपको आता है कि हिंदू मुसलमान में मत बांटो। ये हिंदू मुसलमान में जो लोग बांट रहे हैं ना, दंगाई और आतंकी, ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। आप गलत लोगों से ये सवाल कह रहे हो। संदीप त्रिपाठी बोलेंगे, उसके बाद प्रवेश जी। अच्छा, आपने अपने सांसद को क्यों नहीं जाने दिया? अगर हिंदू मुसलमान में नहीं बांट रहे थे तो हमारे आपने अपने सांसद क्यों नहीं जाने दिया? मैं तो नहीं नाम नहीं संदीप त्रिपाठी जी, मेरी आपसे फिर से एक और दरख्वास्त है कि आप मुद्दे पर रहें और आपकी जो भाषा शैली है और जो आप भाषा का इस्तेमाल करते हैं ना किसी के लिए भी, उसको थोड़ा संयमित रखिएगा, वरना मुझे फिर आपको चुप कराना पड़ेगा। बोलिए। पर्सनल अटैक नहीं होंगे। नहीं, पर्सनल अटैक मैं करता ही नहीं हूँ। मोदी जी किए थे अभी? नहीं, हमने किसी पर्सनल बेतु की बात की थी, उसको रोकना पड़ेगा फिर। किसकी बात रीमा जी? बेतु की बात की थी, उसको रोकना पड़ेगा फिर, ये बोल रही हूँ। अब बोलिए। वो तो अपना नजरिया है रीमा जी। देखिए, बड़ी विडंबना ये है कि अभी आरपी जी बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम ही नहीं, किसी भी धर्म में एक देश में जो है सिख और हिंदू का भी दंगा देखता है। अगर आप बात करेंगे और अगर आप पंजाब जाएंगे तो इसी तरीके का ध्रुवीकरण, पंजाब में हिंदू बनाम सिख होता है। प्रवेश चौधरी जी ने वो बात बोली थी जो आप बोल रहे हैं, यही बात उन्होंने भी बोली थी। सुन लीजिए, बिल्कुल। चलिए, हम प्रवेश जी, हम दो भाई सिमिलर। पंजाब में हर एक सिख परिवार में पहला आदमी हिंदू होता है, एक उसमें सिख होता है। अरे करके एक पूरी पहचान पंजाब में। ठीक है, वो किसी सिख से कहिए, वो बिल्कुल कहते हैं कि हमारा अलग धर्म। आप जबरदस्ती आप मिलाने पे तुले रहते हो, ये गलत बात है ना। किसी के धर्म की आजादी आप थोड़ा पढ़ाई लिखाई में कम है क्या? आप जो है चंपत पंजाब की कि हर परिवार में पहला बच्चा सिख होगा, ये परिवारों की प्रथा थी पंजाब में। देंगे और राम मंदिर का, हमारे हिंदुओं का मंदिर। अब संदीप त्रिपाठी जी जो सिख बैठे हैं शो में, अब आप उनसे सिखों पर चर्चा करोगे क्या? उनसे ज्यादा आपको क्या है? हमारे पंजाब में प्रथा हुआ करती थी कि परिवार में पहला बच्चा सिख करेंगे। वही पैदा हुआ हूँ। अरे आप क्या पैदा हुआ? आपके नेता ने जिसकी आप वाहवा कर रहे थे, जिसकी आज निहाल सिंह, अरे सर, जिनकी वाहवा भी कर रहे थे राजीव गांधी ने की, उसने दिल्ली के अंदर 3000 सिखों को टायर डालकर जलवाया था। किसकी बात कर रहे हो? टायर डालकर 3000 सिखों का कत्ल कराया था। रीमा जी कहेंगे कि हम, हाँ सुनिए, मैं आपको शांति से सुना। कि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि धर्म और जाति के आधार पर किसी भी देश में अगर जो है मनुष्य के बीच में, मानव के बीच में भेद होता है या इस तरीके के डिफरेंस होते हैं, वो देश पीछे जाता है। अभी एक बात आई पहलगाम के मुद्दे की। पहलगाम पर हमारे विदेश सचिव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक बहुत मार्के की बात बोली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की साजिश थी कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम का दंगा हो, इसलिए वो धर्म पूछकर उन्होंने मारा। तो क्या हम पाकिस्तान की साजिश में भारतीय जनता पार्टी को हिस्सेदार मान लें, जो ये तुरंत ही ट्वीट करते हैं 10 सेकंड के अंदर? ये एसआईटी की रिपोर्ट, बीजेपी की रिपोर्ट है क्या संदीप त्रिपाठी जी? दुनिया को पता है, एसआईटी ने ये बात कही है अपनी रिपोर्ट में, हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है। क्या वो बीजेपी है? क्या बोल रहे हो आप? नहीं, हमने एक शब्द में कहा पहले ही कि बंगाल की राजनीति रक्त रंजित रही है, आज ही नहीं पहले भी रही है, और उसके खिलाफ ममता बनर्जी जी लड़कर सत्ता में आई है और कहीं ना कहीं उसको पोषित करती है।
हमने ये बात पहले देखिए कह दी। होता क्या है, एक तीसरी मिनट चीज। आपकी आवाज को बंद करना पड़ेगा मुझे। संदीप त्रिपाठी जी, आपको थोड़ा सा मैं ज्ञान दे दूं। होता यह है कि जब हम बिना पढ़े लिखे आते हैं, आपको इतिहास की कोई जानकारी नहीं है, मैं आपके मुंह पर बोल रही हूँ संदीप त्रिपाठी, आपको इतिहास की जानकारी नहीं है, आप रिसर्च करके आए नहीं हो, आपको कोई नॉलेज नहीं है कि ममता बनर्जी किस बिना पर वहां पर सत्ता में आई। रक्त रंजित जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया, एक मिनट सुनिए, जहां से भी ज्ञान मिल रहा हो ना ले लेना चाहिए। ममता बनर्जी जिस रक्त रंजित सरकार के खिलाफ आई थी, वो रक्त रंजित एक दूसरे के काडर के बीच में रक्त रंजित होता था, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं थे। हिंदू मुसलमान का ट्रेंड अभी शुरू हुआ है, जिस धर्म की अभी बात हो रही है। हमारी आज की चर्चा उस पर हो रही है कि हाल के दिनों में हिंदुओं को बंगाल में टारगेट किया जाता रहा है और किया जा रहा है, लेकिन संदीप त्रिपाठी पता नहीं किस जगह पे खोए हुए हैं, उनको पता ही नहीं है इतिहास, ना उनको वर्तमान पता है। मूर्ख व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान आप जान लीजिए, वो दूसरे को मूर्ख समझता है। रक्त रंजित मूर्ख व्यक्ति की सबसे इतिहास बड़ी जो पहचान बंगाल का है, वो एक दूसरे के काडर को मारने का रहा। तृणमूल कांग्रेस वर्सेस लेफ्ट की सरकारों के बीच में ये हुआ था। उसके बाद ममता बनर्जी उसके खिलाफ सत्ता में आई। आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। अब आपको नहीं पता है। प्रवेश चौधरी, आपकी आवाज लगातार प्रवेश जी खराब हो रही है, जरा बोलिए। इनके साथ में रेल मंत्री रहे हैं, हमको ये भी पता है कि ममता आपको नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता इनके साथ में नहीं पता है। बोलिए, अब आपके कहने से आपको नहीं पता भाई। संदीप जी मान लीजिए नहीं पता आपको। प्रवेश चौधरी, देखिए पहली बात तो रीमा जी, मैं कहने थोड़ी ना मान लेंगे। जो संदीप जी ने हिंदू और सिख समाज के तरीके से गूगल करके तो मैं नहीं अब रुकिए, चाहता हूँ, सुनिए हिंदू परिवारों में पहला जो बच्चा होता था, प्रवेश भाई जो कह रहे थे हमको बचाओ हमको बचाओ, जिनकी गाड़ी पलट गई थी, प्रवीण तोगड़िया को जानते हैं, भारत के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है। सरकार आई भाजपा की, हमने 18 कमांडो दे रखे थे, और सरकार आई भाजपा की, अरे हमको जो आपका राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संदीप जी को म्यूट कीजिए प्लीज। नहीं, ये सुनना नहीं चाहते। मैं कह रहा हूं मुसलमानों के इतने बड़े हितचिंतक के चक्कर में ये मत सोचिए कहीं कि हिंदुओं के आप विरोधी हो जाए, क्योंकि चाल ढाल, आपकी भाषा, आपके बोलचाल जो लग रहे हैं ना, वो हिंदू समाज के विरोधी ही बनाते जा रहे हैं आपको। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी छोटी सी पार्टी बन गई है, क्षेत्रीय पार्टी की तरह। क्यों? देखिए, इस देश का मर्म, इस देश का मूल तत्व हिंदू का तत्व है, और ये हिंदू ही है संदीप जी जो सबको साथ में ले चलने की बात कर रहा है। हमारे साथ कितना ही उन्होंने गलत काम किया, लेकिन फिर भी हमने उनको स्वीकार कर लिया। ये हिंदू की मोदी जी को बोलिए हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे, मोदी जी को बोलिए पार्लियामेंट में जाके हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। इतना हिंदुओं से नफरत मत कीजिए अशोक शर्मा जी, आप भी एक हिंदू है ना। मैडम इतना नफरत क्यों कर रही है? इतनी नफरत क्यों है आपको? क्यों इतनी नफरत है हिंदुओं से? हिंदुओं का नाम आते ही घबरा जाते हैं आप, ऐसा क्या हो गया? फिर क्या अशोक जी, मुसलमानों से क्या नफरत है? हिंदू मुस्लिम ठीक है, चाहिए सब है भाई भाई, यही तो हमारी नेत्री बोलती है। हमारी नेत्री क्या बोलती है? हिंदू मुस्लिम ठीक है, चाहिए सब है भाई भाई। अरे भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुओं के साथ मुर्शिदाबाद में जो हुआ, क्या पहलगाम में नहीं हुआ? क्या पहलगाम में जो हिंदुओं के साथ हुआ उसका जवाब कौन देगा? हमारी नेत्री देगी क्या? पहलगाम में जो हिंदुओं के साथ हुआ उसका जवाब आप दीजिए, उसका जवाब आप दीजिए। आप पाकिस्तान पे पाकिस्तान पे अटैक करते हो, अटैक करने के बाद सीट फायर करते हो, यही हमारा न्याय मिला उसको। आपने आप लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में 2 फाड़ में बांट दिया है। संख्या में लोग मत कीजिए, इतने लोगों को एक सेकंड अशोक शर्मा जी, अगेन जैसे संदीप त्रिपाठी जी को मुझे बताना पड़ा, मैं आपको बता देती हूँ इसका जवाब ममता बनर्जी क्यों देंगी। वो इसलिए देंगी कि जब बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, जब, अरे रुकिए भाई एक मिनट, दुर्गा पूजा जब होती है तो अदालत की टिप्पणी आती है, लेकिन दुर्गा विसर्जन पर रोक लगा दी जाती है मुहर्रम का जुलूस निकालने के लिए। अशोक शर्मा जी, दुर्गा पूजा में हमारी नेत्री हर आप लोग ही बोल लीजिए, जब मेरी आवाज जानी नहीं है तो फिर आप लोग बोलिए। आज भी पश्चिम बंगाल में सबसे बढ़िया, जब आप लोगों को ना म्यूट कर पा रहे हैं हम, ना कुछ हो पा रहा है, आप बोल लीजिए। आप लोग दुर्गा पूजा बना मुहर्रम की जब बात होती है ना, तो दुर्गा पूजा पर रोक लग जाती है क्योंकि मुहर्रम का जुलूस निकलना होता है।
2012 में इमामों और मुअज्जिनों को मासिक भत्ता देने की शुरुआत होती है, लेकिन पंडितों और पुरोहितों के लिए कोई भी योजना नहीं होती है, जिसको कि हाई कोर्ट ने भी इसके खिलाफ माना था अनुच्छेद 14 के। रामनवमी और हनुमान जयंती पर भी आयोजकों को पर हमले हो जाते हैं और पुलिस हाथों पर हाथ धरकर बैठी रहती है। वही बात जो आरपी सिंह जी और प्रवेश चौधरी कह रहे हैं। सीएए को लेकर के भड़काऊ बयान दिए जाते हैं और उल्टा बीएसएफ पर ही ममता बनर्जी सवाल खड़े कर देती है कि बीएसएफ दंगे भड़का रही है। मदरसों को लेकर अब ये आप सुन लीजिए और इसका जवाब मुझे दे दीजिएगा अशोक शर्मा जी। जो आपने कहा ना ममता बनर्जी इसका जवाब कैसे दें, वो ऐसे दें। मदरसों में 2011 से 23 के बीच उनकी संख्या तो दुगनी कर दी जाती है। शिक्षा बजट का 23% हिस्सा अल्पसंख्यक शिक्षाओं और मदरसों पर खर्च होता है, लेकिन संस्कृत विद्यालयों की संख्या घटकर आधी रह जाती है और उनके बजट में भी कटौती हो जाती है। जब ये चल रहा है पश्चिम बंगाल में, तो और क्या होगा फिर जब सरकार ही ऐसा कर रही है। अच्छा, सरस्वती पूजा भी नहीं होने दी जाती, ये भी बता दीजिए सरस्वती पूजा क्यों नहीं होने देते आप? और जय श्री राम का नारा लगाने पे लोगों को जेल क्यों भेज देते हो? आपको पता होना चाहिए और महबूब आलम के बंगाल में जितनी धार्मिक पूजा होती है, वो है सुन लीजिए ममता बनर्जी महबूब आलम के घर गई थी क्या? धार्मिक पूजा होती है ममता बनर्जी दंगई महबूब आलम के घर गई थी क्या? आरोप लगाने के सिवा और कुछ नहीं। ममता बनर्जी दंगई महबूब आलम के घर गई थी या नहीं गई थी? इतना ही गलत है तो 14 साल ममता बनर्जी हरगोविंद दास के घर गई थी नहीं गई थी? बंगाल में 14 साल से तृणमूल कांग्रेस पार्टी क्यों है? जब इतना ही टॉर्चर हो रहा है तो पश्चिम बंगाल में 14 साल से वो वनवास का समय पूरा हो गया। वो 14 साल का वनवास का समय पूरा हो गया। मेरे ख्याल से नहीं जवाब दे पाया अशोक शर्मा जी। ये बेसिक सवाल जो मैंने खड़ा किया क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। जब हाईकोर्ट टिप्पणी करता है तब भी आपके पास जवाब नहीं होता, दंगों की रिपोर्ट आती है तब भी जवाब नहीं होता, तो फिर अभी कहां से जवाब दे पाएंगे आप? समझ नहीं पा रहे हैं आप, जो हमसे सवाल कर रहे हैं वो सवाल ही गलत कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए आंकड़े गलत है, आंकड़े झूठ बोल रहे हैं। क्या ये बयान झूठे हैं ममता बनर्जी के कि इस्लाम खतरे में है? ये बयान झूठा है ममता बनर्जी का कि इस्लाम खतरे में है? अच्छा चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये कह करके किसको भड़काना चाहती है ममता बनर्जी की इस्लाम खतरे में है? पश्चिम बंगाल में सरकार कैसे है? 14 साल से पश्चिम बंगाल में 14 साल पूरे हो गए, धन्यवाद। 14 साल हो गए, अरे आपको बस हो गया, वनवास हो गया, बंगाल की जनता का वनवास पूरा हो गया। इसी बात पर आते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसी बात पर वापस लौटेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, जो इसी बात पर लौटते हैं। Some tea is the best tea. It's a magical beverage actually. Some tea is alright. 200 glorious years of Ashanti. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। चलिए अशोक शर्मा जी 10 सेकंड में कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद प्रवेश जी, आरपी सिंह जी और अंत में संदीप त्रिपाठी। देखिए मैडम, मैं जो भी अभी जो बात हो रही थी, मैं सिर्फ 2-4 बात आपको बोलूंगा। नहीं, मैंने जो बात कही मेरे को उस पे जवाब चाहिए ना। देखिए मैडम, एक्चुअली इस्लाम खतरे में है, ये कहकर किसको भड़का रही थी ममता बनर्जी? आप सुनिए ना, आप हमसे सवाल कर रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में क्या हुआ। मैंने सवाल किया इस्लाम खतरे में है ये बोलकर किसको भड़काती रही है ममता बनर्जी, मेरा ये सवाल है। हाँ, सवाल इसलिए है कि एक्चुअली जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का जो फैसला लिया गया, हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी ने लिया। जब वक्फ बोर्ड का फैसला लिया था भारतीय जनता पार्टी ने, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये कभी सोचा था कि कौन से स्टेट में मुसलमान लोग कितना ज्यादा हैं, कौन से स्टेट में मुसलमान कम है? ये तो ममता बनर्जी का डिसीजन था, ये तो बीजेपी का डिसीजन था। बीजेपी को ये पता होना चाहिए था कि अगर बंगाल में मुसलमान की कुछ नहीं हुआ, बंगाल में गंदा करा दिया फिर उल्टा देंगे हमें। बोलिए जल्दी बोलिए। अब मैंने खाली इतना बोला कि वक्फ बोर्ड जब इन्होंने लाया था उस समय मुर्शिदाबाद में एक रैली निकल रही थी वक्फ बोर्ड के खिलाफ में, ठीक है, शांति से रैली निकल रही थी, ठीक है। जब सरकार लोकसभा में राज्यसभा में इसको पारित की थी तो सरकार को यह सोचना नहीं चाहिए कि कौन से स्टेट में मुसलमान की संख्या ज्यादा है? वहां पे उनको किसी भी तरीके से वहां के स्टेट को साथ में लेना चाहिए था कि भाई किसी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप सतर्क रहें। इन्होंने तो कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं, इन्होंने क्या किया, इजली ले लिया, और ये इजली इतना बड़ा रूप ले लिया कि आज की डेट में मैं तो बोलता हूं कि यही सबको कारण आज हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो गया।
मतलब भारतीय कि जनता पार्टी क्या कानून करना बनेगा चाहती तो है? दंगे भड़काएंगे, ये कहने का मतलब है। मैंने आपको क्या बोला? दंगे हमने नहीं भड़काए, वो लोग रैली निकाल रहे थे, उस रैली में दंगाइयों ने वहां पे लफड़ा किया। तो वो दंगाइयों के दंगाइये कौन खिलाफ थे? पुलिस ने क्या किया उस वक्त? मैंने आपको क्या बोला? हमने बहुत से लोगों को पकड़ा भी है, बाद अरेस्ट भी में किया पकड़ा है। ना? फिर आप समझे नहीं, उस समय किसको पता था कि इतना बड़ा रूप ले लिया अच्छा, जाएगा? ओके, ठीक है, जल्दी ये से तो आरपी किसी ने सिंह जी, नहीं पता अब था आप ना। जवाब सुनिए फिर। हिंदू दंगाई ओके। और मुसलमान देख के नहीं होता है मैडम। ठीक है, ठीक है, कोई जवाब मुख्यमंत्री अपने स्टेट में जवाब कभी सुनिए आप। दंगा नहीं करना चाहती है। जवाब सुनिए अब। 113 हिंदुओं के घरों पर आग लगाई गई, उनको बाहर निकाला गया, उनकी माताओं और बहनों के साथ रेप किया गया, दुष्कर्म किया गया, उनको कहा गया कि वापस मत आना। तो वो हिंदू मुसलमान देखकर अच्छा मुझे एक मुसलमान का घर बता दीजिए मुर्शिदाबाद में जिसके घर को आग लगाई हो, एक का बता दीजिए। एक का बता दीजिए। अच्छा, हत्या कोई एक मुसलमान की हत्या हुई हो तो बता दीजिए आप। एक मुसलमान की हत्या हुई तो बता दीजिए आप। ऐसा हुआ नहीं ना, ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि आपके सांसद कह रहे थे खबरदार किसी ने वक्फ बोर्ड लागू किया मैं आंखें निकाल लूंगा, आंखें ऐसे कर देंगे था। आपके एक सांसद, आपके एक और मंत्री हैं, वो कहते हैं हम बंगाल के अंदर शरीयत लागू करेंगे, शरीयत। हम देश के बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को नहीं मानेंगे, हम शरीयत लागू करेंगे। तब अब ममता बनर्जी बोलती है बंगाल में नहीं देश में इस्लाम को खतरा है। और आप कह रहे हैं कि किसकी पॉपुलेशन कितनी है? अरे दोस्त, असम में 40% मुसलमान है, 40% सब शांति के साथ रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब भाईचारे में रहते हैं। बंगाल में कुल मिलाकर 30% है। ममता बनर्जी शहर रहती है, टीएमसी के नेता जाकर आगे नहीं करते हैं, टीएमसी के नेता जाकर वहां पर दंगा कराते हैं, इसलिए कराते हैं ममता बनर्जी उनको शहर रहती है। संदीप त्रिपाठी, देखिए, दंगा कहीं पर भी हो उससे देश का ना भला होगा ना किसी भी जाति या जो है धर्म का भला होता है। उसमें जनहानि होती है, जो है सरकारी संपत्तियों का नुकसान होता है। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि आज राजनीति धर्म पर नहीं विकास पर होनी चाहिए, पहली चीज। और एक बड़ी विडंबना आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को डराती है। जैसे हमको ये आरोप लगाते हैं भैया ये आ जाएंगे तो आपका जो है धर्म खतरे में पड़ जाएगा। भैया 600 साल मुगलों का शासन रहा, धर्म खतरे में नहीं पड़ा। 200 साल अंग्रेजों का रहा, धर्म खतरे में नहीं हुआ। अब जो 55 साल हमारा शासन रहा, जो है हिंदू खतरे में नहीं था। आपके रहते हिंदू खतरे में था। आपने वक्फ बोर्ड को जो छूट दी उसके रहते हुए हिंदू खतरे में था। आपने राम मंदिर का विरोध किया उसके चलते हुए हिंदू खतरे में था। अगर मैं कह दूंगा तो एक बात आपको बुरी लग जाएगी। प्रवेश चौधरी जवाब दीजिए। ओके, एक मिनट फाइनल कमेंट उनसे ले लेते हैं। प्रवेश चौधरी जी से आप ही की बात पर 10 सेकंड जल्दी से। आज विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष रहे प्रवीण तोगड़िया जी को अगर जान का खतरा है तो आप समझिए कि हिंदू की स्थिति क्या होगी। ये आज लगातार 1000 ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में मारा गया, लगातार जो है हिंदुओं की हत्या हो रही है और ये कहते हैं कि हम हिंदुओं को बचाएंगे। क्या बात है भाई, कैसे बचाएंगे? तो संदीप त्रिपाठी डरे हुए हैं इस वक्त? हिंदू महासभा का अध्यक्ष आप डर रहे हैं क्या भारत में? हिंदू महासभा संदीप त्रिपाठी आपको डर लग रहा है? राजनीति के चक्कर में बिल्कुल इनकी राजनीति के संदीप चक्कर में त्रिपाठी जी डरे हुए हैं क्या? सीधा जवाब दीजिए ना, आपने कहा हिंदू डरे हुए हैं। बच्चन की हत्या, मुझे तो डर नहीं लग रहा, आपको लग रहा है क्या? हिंदूवादी नेता है। अरे सुनिए ना हिंदूवादी नेताओं के नाम संदीप जी, हिंदू महासभा का अध्यक्ष संदीप जी हिंदू महासभा को छोड़िए, आप अपना बताइए पहले। हिंदू महासभा की बात कर लेंगे आप प्रवेश चौधरी जी। नाम बता रहा हूं, आपको डर लग रहा है क्या भारत में? जितने हिंदुवादी राजनीति क्या आप डरे हुए महसूस कर रहे हैं? प्रवेश चौधरी जी की ओके, प्रवेश चौधरी जी फाइनल कमेंट। बनी रहे प्रवेश चौधरी जी सावधान रहिए। प्रवेश चौधरी अभी अगर गलती से आपने भाजपा पर सवाल खड़ा कर दिया, प्रवेश चौधरी जी की आवाज जाएगी सिर्फ, आपको भी कहना पड़ेगा बचाओ बचाओ। अशोक जी ने कहा वक्फ बोर्ड के लिए, वक्फ बोर्ड को जनता के चुने हुए प्रतिनिधि यानी सांसदों के द्वारा उसको मान्यता दी गई और बहुतायत मुस्लिम समाज उसके पक्ष में। एक चीज, दूसरी चीज, पश्चिम बंगाल की जो मुस्लिम आबादी है लगभग 2 करोड़ 40 लाख के करीब है। उससे कहीं ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो 3 करोड़ 84 लाख करीब उत्तर प्रदेश की है। पर उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए, पश्चिम बंगाल में दंगे हुए। हमारी आबादी उत्तर प्रदेश में, मुसलमानों की आबादी पश्चिम बंगाल से लगभग 1 करोड़ के से ज्यादा है, क्योंकि कानून व्यवस्था अच्छी है। दूसरी चीज क्या है
कि क्योंकि अशोक जी को यह मालूम है कि सरकार के द्वारा परस्ती में वो सारी चीजें हो रही है। जब सरकार की मुखिया कहती है वक्फ बोर्ड के कानून को लागू नहीं होने देंगे, तो क्या करेंगे वो मुसलमान जिनको जो पक्ष में है वो अभी उसके विरोध में खड़े हो रहे हैं। आप सोचिए, पूरे देश के अंदर मुसलमान रहता है, कहीं कोई विरोध हो रहा है क्या उस तरीके से जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हो रहा है? इसका मतलब यह है रीमा जी कि सरासर सरकार के द्वारा प्रायोजित प्रोत्साहित है। ठीक है, वो क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि प्रतिशत में अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में मुसलमान ज्यादा है, संख्या में भले ही उत्तर प्रदेश से कम है। चलिए, मेरे पास वक्त की कमी है, हम इस डिबेट को बाद में कभी जारी रखेंगे, लेकिन आज वक्त इतना ही। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए अब एसआईटी की रिपोर्ट का भले ही नज़रअंदाज एसआईटी की रिपोर्ट को किया जा रहा हो, लेकिन जाहिर तौर पर बात निकली है तो अब दूर तक जाएगी। 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।